वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। ये जो आपने बात सुनी है, ये मौका पूरी तरह से जाके अटैच होता है वर्ल्ड फेस के लिए। हेलो गाइस, दिस इज आलोक सूद। आई एम बैक विद द PYQ सीरीज ऑफ ईडियम्स टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है धरती पुत्र। ऐसा व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हो, जमीन से जुड़ा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो, ऐसा व्यक्ति जो डाउन टू अर्थ हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ। वन हु इज डेड ऑनेस्ट, वन हु इज वेरी हम्बल, मॉडेस्ट, ऐसे व्यक्ति को हम सॉल्ट ऑफ द अर्थ कहते हैं। अगर इसके लिए हम कुछ चेहरा याद करने की कोशिश करें तो जनाब APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना होगा, आपने लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुना होगा। ऐसे लोग जो जमीन से जुड़े, अति ईमानदार, ऐसे व्यक्तियों को हम कहते हैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। डू एनीथिंग पॉसिबल, नो। अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन, यस। डिस्कवर्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सर्चिंग, नो। चूज वन एट रैंडम, नो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। स्विच ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट ईडियम की तरफ। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। ये जो आपने बात सुनी है, ये मौका पूरी तरह से जाके अटैच होता है वर्ल्ड फेस के लिए। दिस इज बेसिकली अ 180 डिग्री टर्न। इसको कहते हैं हम अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ थॉट्स। फाइन गाइस, नेक्स्ट ईडियम हमारे साथ आता है पढ़ने के लिए अ परफेक्ट स्टॉर्म। एक ऐसा तूफान जो बिल्कुल परफेक्ट हो। भाई तूफान जैसा तूफान हो, लगना चाहिए तूफान आया है जीवन में। इसका मतलब होता है दुखों का पहाड़ टूट पड़ना। इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी डिजास्टरस, अ डिजास्टरस सिचुएशन, बहुत ज्यादा प्रलयकारी स्थिति। ऐसा जहां पर व्यक्ति को दुखों का पहाड़ घेर लेता है, दुखों के पहाड़ में घिर जाता है। जब आपको समस्या मल्टीट्यूड में घेर लेती है, ये वो वक्त होता है जब आपको समस्या बहुतायत में घेर लेती है। हर दिशा से आपकी हर दिशा से आपको प्रॉब्लम होती है, हर दिशा से आपके लिए कुछ बैड न्यूज आती है, कुछ ना कुछ दुखों का पहाड़ हर तरफ से आपको घेरे बैठता है। इसको हम कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म। भाई इससे बुरा और क्या हो सकता है। इसको कहते हैं एक परफेक्ट स्टॉर्म। प्रिटी गुड जजमेंट, नो सर। हीलिंग फ्रॉम ट्रॉमा, नहीं सर। अ वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, यस सर। इससे बुरा और कुछ संभव नहीं है। सबसे बुरी स्थिति जो हो सकती है। एप्रोप्रिएट फॉर ऑल ओकेजन्स, नो सर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। स्विच ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट ईडियम की ओर। इसका मतलब किसी समस्या को भांप लेने के बाद आप बहुत जल्दी से पीछे हटते हैं, विड्रॉ करते हैं, रिट्रीट करते हैं। उसको कहते हैं टू बीट अ रिट्रीट। दैट इज टू रन अवे फ्रॉम अ डेंजरस सिचुएशन। टू रन अवे फ्रॉम अ डेंजरस सिचुएशन। इसका मतलब किसी खतरनाक या असुखद परिस्थिति से बचने के लिए वहां से भाग निकलना। इसको कहते हैं टू बीट अ रिट्रीट। चलते हैं अपने नेक्स्ट ईडियम की ओर। फाइन गाइस, अगला ईडियम आता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। अगर ब्लो हॉट एंड कोल्ड की बात करते हैं, इसका मतलब पल में तोला पल में मशा। बहुत ज्यादा अस्थिर व्यक्ति, फिकल माइंडेड। कभी तो बहुत ज्यादा काम करने का जुनून उसके अंदर दिखाई देता है और कुछ ही क्षणों के बाद ऐसा लगता है मानो उसका जुनून पूरा ठंडा पड़ गया हो, उसमें वो चीज रही नहीं। ऐसे को आप कहते हैं कभी तो बहुत ज्यादा रुचि लेता दिखता है और कभी उसी विषय के प्रति उसकी उदासीनता दिखती है, इंडिफरेंस दिखता है। ऐसे व्यक्ति के मूड के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस दिखते हैं। किसी क्षण आप किसी चीज के पूरी तरह से पक्ष में होते हैं, अगले ही क्षण आप उसके विपक्ष में बोल रहे होते हैं। इसका मतलब बहुत जल्दी से आपने अपना तेवर बदल लिए। तेवर बदलने को कहते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। कभी वेरी मच इंटरेस्टेड, कभी लीस्ट इंटरेस्टेड। इसको कहते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। आइए सर, बात करते हैं हम लोग ऑप्शंस की। ऑप्शन ए क्रिटिकिंग, नो सर। वैसिलेटिंग, वैसिलेटिंग इज द करेक्ट टर्म। वैसिलेट का मतलब होता है अस्थिर व्यक्ति, कभी कुछ कभी कुछ, अभी ये अभी वो। फाइन गाइस, नेक्स्ट इडियम आता है टू ड्राइव होम। किसी चीज को अपने दिमाग में ले जाकर घर करना।
दिमाग रूपी गैरेज में किसी गाड़ी को पार्क कर लेना। जो आपको बात समझा रहे हैं इसको अपने दिमाग में घर कर लीजिए। अंडरस्टैंड इट वेल, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को अंडरलाइन करना चाहता हूं। आई विश टू एम्फसाइज दिस, जोर दे के बोल रहा हूं, गलती से भी गलती ना हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। गौर कीजिएगा श्रीमान, इसका मतलब बहुत अधिक ध्यान रखिएगा इस बात का, गलती से भी गलती ना हो। अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, इस बात को गांठ बांध लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको हम कहते हैं किसी चीज को अंडरलाइन करके बोलना, किसी चीज को जोर देके बोलना, किसी चीज पे एक्स्ट्रा गौर करवाना, ताकि व्यक्ति उस बात को बिल्कुल तबीयत से समझ ले, इस बात को गांठ बांध के रख ले। हाँ या ना? इसको हम कहते हैं बच्चों टू ड्राइव होम। सीधे चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। टू फाइंड वंस रूट, नहीं। टू रिटर्न टू प्लेस टू रेस्ट, नो सर। बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, नो सर। टू एम्फसाइज, यस सर। इसका मतलब होता है किसी बात पर स्ट्रेस देना, किसी बात पर गौर करवाना, इसको ध्यान दे लो, इस बात पर ध्यान दे लीजिए। इसको कहा जाता है टू स्ट्रेस और टू एम्फसाइज। चलते हैं अपने नेक्स्ट इडियम की ओर। नेक्स्ट इडियम आता है इन द निक ऑफ टाइम। अगर इन द निक ऑफ टाइम की बात करते हैं इसका मतलब एन मौके पर, एन मौके पर, एकदम सही समय पर। इसका मतलब होता है एट द वेरी लास्ट पॉसिबल मोमेंट। इसको हम कहते हैं इन द निक ऑफ टाइम, उस ही क्षण, एन मौके पर, उस ही पल, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, इसको कहते हैं हम इन द निक ऑफ टाइम। चलते हैं सीधे ऑप्शंस की ओर। टू नॉट हैव टाइम, नहीं सर। टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स एट अ टाइम, नो सर। एट द लास्ट मोमेंट, यस सर। फ्रॉम द बिगिनिंग, नो सर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो जॉइन करते हैं अपने नेक्स्ट इडियम की ओर। नेक्स्ट इडियम आता है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो, इसका मतलब होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड देन बैक। एक स्थान से दूसरे स्थान पर और दोबारा वापसी, इसको टू एंड फ्रो कहते हैं। अक्सर जब हम कभी यात्रा करते हैं, जर्नी करते हैं, तो वहां पर हम अक्सर अपनी यात्रा को टू एंड फ्रो के साथ रिलेट करते हैं। मेरी टिकट बुक है टू एंड फ्रो, यानी जाने की भी और वहां से लौट के आने की भी, इसको कहते हैं टू एंड फ्रो। चलिए आते हैं सीधे ऑप्शंस पर। टू एंड फ्रो, ट्रायल एंड एरर, नहीं सर। राइट और रॉन्ग, नहीं सर। अप एंड डाउन, नहीं सर। बैक एंड फोर्थ, इसका मतलब जाना भी है और लौट के आना भी है, इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले इडियम की ओर। नेक्स्ट इडियम आता है स्टूडेंट्स गिव लूज रेन टू। अगर हम रेन की बात समझें तो रेन का मतलब होता है लगाम और लूज का मतलब होता है ढीला छोड़ देना। इसका मतलब आपने लगाम को ढीला छोड़ दिया है। इसका मतलब आपने किसी को लिबर्टी दे दी है, आपने किसी को छूट दे दी है। इतनी ज्यादा आजादी नहीं देनी चाहिए सर। आपने किसी को आजादी दे दी, आपने किसी को कार्य करने की पूरी आजादी दे दी। यू हैव गिवन फ्री हैंड, इसको कहते हैं किसी को कार्य करने की पूरी छूट देना। शायद इसी को हमने एल्बो रूम कहा था, इफ यू रिमेम्बर। एल्बो रूम का मतलब होता है अपने एल्बो को आराम से घुमा सकें, ऐसी जगह। इसका मतलब कार्य करने की पूरी आजादी दी। सो इसका मतलब हो गया किसी पर से अंकुश हटा देना, किसी पर से नियंत्रण हटा देना। इसका मतलब उसको अपने हिसाब से काम करने की आजादी दे देना। चलते हैं अपने नेक्स्ट इडियम की ओर। नेक्स्ट इडियम आता है बच्चों टू लूज मार्बल्स। मार्बल्स का मतलब होता है कंचे। जब किसी बच्चे के खेलने वाले कंचे खो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशानी में दिखाई देता है। ऐसे समय उसका आपा खो जाता है। इसका मतलब टू बिकम मेंटली अनस्टेबल, टू गो क्रेजी, टू बिकम क्रैंकी। इसका मतलब थोड़ा सा सनकी हो जाता है व्यक्ति, एक धुन सवार हो जाती है, उसको एक गुस्सा उसके अंदर देखने को मिलता है। उस अत्यधिक गुस्से को हम, चलिए चलते हैं सीधे इनके ऑप्शंस की तरफ। टू लूज मनी, नो। टू बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, दिमाग जो है वो अनसाउंड हो गया, स्टेबल नहीं है, दिमाग कंट्रोल में नहीं है, उसको कहते हैं अनस्टेबल माइंड। बिकम, टू बिकम ऑफ टू बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड इज द करेक्ट ऑप्शन। टू बी आउट ऑफ वर्क, नो। टू लूज कॉन्टेक्ट विद फ्रेंड्स, नो। बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट इडियम की ओर रुक करते हैं। नेक्स्ट इडियम आता है स्टूडेंट्स, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, एक बार एक छोटा सा पिक्चर देखें प्लीज। दिस इज बेसिकली अ लॉग ऑफ वुड। इस लॉग ऑफ वुड में से अगर कोई वुडन स्ट्रिप निकल के बाहर आ जाती है, कोई चिप निकल के बाहर आ जाती है, तो बेसिकली इस मेजर लॉग, इस बड़े टुकड़े में से ही तो निकली है। इसका मतलब जैसा ये बड़ा टुकड़ा है वैसा ही ये छोटा टुकड़ा है। इसका मतलब जब कोई व्यक्ति गुणों में, स्वभाव में या दिखावट में अपने पिता पर होता है, इसका रिजेम्बलेंस उसके फादर से होता है, उसके लिए कहा जाता है जैसा बाप वैसा बेटा। गुणों में समान है, जैसा इसका पिता था वैसा ही इसका बेटा है। इसका मतलब दोनों की गुणों में समानता दिखाई जा रही है। द सिमिलैरिटी इन द बिहेवियर, इन द आइडेंटिटी, उसको हम कहते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। जैसा बाप वैसा बेटा। नेक्स्ट आता है बच्चों, टू रेज अ डस्ट। ये जो इडियम है इसको एक बार आप पिक्चराइज करने की कोशिश करें। टू रेज अ डस्ट, इसका मतलब होता है डेलिबरेटली, इंटेंशनली केओस कॉज करना। इसका मतलब होता है टू कॉज डिस्टर्बेंस, कॉमोशन और केओस इंटेंशनली, यानी जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करना, जानबूझकर परेशानी उत्पन्न करना, जानबूझकर कंफ्यूजन उत्पन्न करना, ताकि लोगों को मामला एकदम समझ नहीं आ पाए। आपने एक प्रसंग सुना होगा महाभारत से, अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं गज। ये जो नर नहीं गज ये बोला, उस समय वहां पर ढोल नगाड़े बजा दिए गए थे। इसका मतलब चीजों को डेलिबरेटली कॉमोशन उत्पन्न करने के लिए, वहां पर शोर शराबा उत्पन्न करने के लिए, ताकि बातें लोगों को क्लियर समझ नहीं आ पाए। जस्ट टू ऑब्फस्केट पीपल, जस्ट टू कंफ्यूज पीपल। इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं जानबूझकर कंफ्यूजन पैदा करना, इसको कहते हैं जानबूझकर केओस पैदा करना, डिस्टर्बेंस पैदा करना। इसको हम कहते हैं बच्चों टू रेज अ डस्ट। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। टू ट्रीट समवन इंडिफरेंटली, नहीं। टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ एनर्जी इन एन इवेंट, नो सर। टू स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली, नो सर। टू कॉज कॉमोशन, यस सर। जानबूझकर जब आप शोर शराबा उत्पन्न करते हैं, जानबूझ के जब आप कंफ्यूजन तैयार करने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर जब आप केओस या डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम यही कहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट इडियम की ओर। नेक्स्ट इडियम आता है स्टूडेंट्स, टू कूल वंस हील्स। इसका मतलब एड़ियों को ठंडा करना, एड़ियां ठंडी करवाना। अगर ध्यान से देखें, जब कोई व्यक्ति मूवमेंट में होता है, जब कोई व्यक्ति चल रहा होता है, तो चलने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से पैरों के नीचे गर्मी पैदा होती है। कूल वंस हील्स, ताकि उसकी एड़ियां ठंडी हो जाएं, इसके लिए जरूरी है कि उसको कुछ इंतजार कराया जाए। टू बी केप्ट वेटिंग, किसी को इंतजार कराया जाए। टू कीप समवन वेटिंग, किसी को डेलिबरेटली प्रतीक्षा करवाई जाए, उसको हम कहते हैं टू कूल वंस हील्स। ऑप्शंस देखते हैं सर। टू टेक रेस्ट, नो। टू बी इन लो स्पिरिट्स, नो। टू बी केप्ट वेटिंग, यस। टू बी लेफ्ट अलोन, नो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इडियम आता है लूज कैनन। कैनन का मतलब होता है तोप और लूज का मतलब होता है लोडेड। इसका मतलब पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड। ऐसा व्यक्ति जो विध्वंसक हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो, ऐसा व्यक्ति जो अपनी मन मर्जी का होता है, अपने हिसाब से चलता है, ऐसे अनकंट्रोल्ड व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है लूज कैनन। इसको आप स्लैंग में कहते हैं वो किसी की नहीं सुनता, वो मन मर्जी का मालिक है, वो एक खुला सांड है। ऐसी जगह हम यूज करते हैं लूज कैनन। ऑप्शंस पे चलते हैं सर। समवन एंथुजियास्टिक एंड ईगर, नो। समवन वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड, नो। समवन क्वाइट एंड रिजर्व्ड, नो। समवन अनप्रेडिक्टेबल एंड लायबल टू कॉज प्रॉब्लम, ऐसा व्यक्ति जो अप्रत्याशित हो, ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी कर सकता हो, कभी भी उसके बारे में कुछ भी आप पहले कह नहीं सकते। एंड लायबल टू कॉज प्रॉब्लम, और कभी भी आपको मुसीबत में डाल सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट इडियम आता है स्टूडेंट्स, ब्रेड एंड बटर इशू। अब ब्रेड एंड बटर आप लोगों को मालूम है, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी चीज है ब्रेड एंड बटर। और जब कोई चीज जीवन का ऐसा मुद्दा जिसको आप साइडलाइन नहीं कर सकते, ऐसी जिसको आप टाल नहीं सकते, ऐसी चीज जिसको आपको करना ही पड़ेगा, दैट समथिंग दैट इज वेरी क्रुशियल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, ऐसी चीज जिसको आप दरकिनार नहीं कर सकते, ऐसी चीज को कहा जाता है ब्रेड एंड बटर इशू। मसला रोटी का भी हो सकता है, मसला नौकरी का भी हो सकता है, मसला शिक्षा का भी हो सकता है। ये ऐसे चीजें हैं जिनको आप साइडलाइन नहीं कर सकते। ये एक जरूरी एपिसोड है लाइफ का, इसको आपको करना ही पड़ेगा, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। ऐसे मुद्दों को आप कहते हैं अनएवॉइडेबल इश्यूज। चलते हैं ऑप्शंस की ओर। ट्रिवियल एंड अनइंपॉर्टेंट इश्यूज, ऑपोजिट हो गया सर। समथिंग अपसेटिंग और एम्बैरेसिंग, नो। फंडामेंटल मैटर्स अफेक्टिंग ऑर्डिनरी पीपल, यस। ऐसे मूलभूत मुद्दे जो प्रभावित करते हैं आम आदमियों को। एन अनवेलकम थिंग टू एक्सेप्ट, ये नहीं होगा जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इडियम गिवन है बच्चों, टेकिंग द लॉन्ग व्यू। टेकिंग द लॉन्ग व्यू, इसका मतलब होता है कहीं बहुत दूर की तरफ देखना, इसका मतलब दूर दृष्टिया होना। टू बी अ विजनरी, ऐसा व्यक्ति जो आज में नहीं आने वाले कल की सोचता हो, तो ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं विजनरी, जो बहुत दूरगामी सोच रखता हो, जिसका नजरिया काफी दूर का हो, बहुत मायोपिक ना हो, बहुत दूर की सोच रखता हो। ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं someone who thinks about the future, someone whose outlook is futuristic। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं विजनरी। ऑप्शंस पे चलते हैं। टू लुक एट डिस्टेंस विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, टू ट्राई determinedly to achieve something, to think beyond the current situation, to do something involving a special effort. So C is the correct option. नेक्स्ट इडियम आता है स्टूडेंट्स, ब्लेज द ट्रेल। अगर ब्लेज की बात करते हैं तो ये एक जलती हुई चीज हुई, और ट्रेल का मतलब होता है जो आपको फॉलो करता है। इसका मतलब आप किसी रास्ते पे आगे निकल चुके हैं और एक लाइट जलाते हुए जा चुके हैं, उसी लाइट वाले रास्ते पर लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स आपने किसी काम को इनिशिएट किया था, आप किसी काम के पायनियर हैं, आप किसी काम के अग्रणी हैं, आप उस कार्य के प्रणेता हैं। ऐसे को कहते हैं ब्लेज द ट्रेल। टू स्टार्ट अ मूवमेंट, किसी चीज को इनिशिएट करना, किसी चीज का आगाज करना, किसी चीज को कमेंस करना। टू बी डिफीटेड नहीं होगा, सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक नहीं होगा, टू बीट मर्सीलेसली नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आज का लास्ट इडियम आता है बच्चों, अ ग्रे एरिया। अगर हम ग्रे एरिया की बात करते हैं तो ग्रे एरिया का मतलब होता है डार्क एरिया। ऐसी जगह जो अंधकार युक्त हो, जिसमें अंधेरा खूब हो, ऐसी जहां बातें हमको क्लियर नहीं दिखती हों, ऐसी बातें जहां पर चीजें काफी धुंधली हों, कंफ्यूजिंग हो, इसको कहते हैं बच्चों डार्क एरिया। जहां चीजें हमको क्लियर समझ नहीं आए, कुछ बातें जो काफी द्विअर्थी हो, एम्बिग्यूअस हो, ऐसी जगह को हम कहते हैं अनक्लियर प्लेस। एक ऐसी जगह जहां पर आपको क्लैरिटी ना मिले, ऐसी जगह जहां पर जीवन में धुंधलापन दिखाई दे, उसको आप कहते हैं ग्रे एरिया। एक बार ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं। एन अनयूजुअल स्पॉट, नो सर। अ स्पेशल पार्ट ऑफ द ब्रेन, नो सर। एन अनक्लियर सिचुएशन, यही होगा सर। सिचुएशन अनक्लियर है, दैट इज कुछ ना कुछ डूबियस है, हेजी, मेजी, कुछ डाइसी है, डाउटफुल है, ऑफस्केटिंग है, क्लियर नहीं है। इसको हम कहते हैं अनक्लियर सिचुएशन। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, अभी सिचुएशन ऐसी है कि कुछ भी स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते। इस स्थिति को कहते हैं अनक्लियर सिचुएशन। एन अनस्पोकन ट्रूथ, ये नहीं होगा सर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आज के लिए इतना काफी है, आएंगे आपके साथ अगले सेट ऑफ इडियम्स को लेकर, तक आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। These are all very, very important for the forthcoming CGL examination. Thank you, students.